हेलो एवरीवन। आज हम इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं क्लास 11 की जो आपकी बायोलॉजी बुक है वो चैप्टर नंबर 9 बायोमोलिक्यूल्स। इस चैप्टर को आज हम आगे डिस्कस करने वाले हैं। न्यूक्लिक एसिड्स के बारे में डिस्कस करेंगे। प्रीवियस वीडियो हमने जो है लिपिड्स के बारे में बात करी। लिपिड्स क्या हैं हमने लिखा था। लिपिड्स क्या है, ईस्टर्स ऑफ फैटी एसिड्स है। कैसे हैं ये सारे स्ट्रक्चर्स हमने जो ड्रॉ करके देखे थे, कैसे के स्ट्रक्चर जो है कैसे आए। ये जो है स्ट्रक्चर यहाँ पे दिए हैं, पैल्मेटिक एसिड, ट्राइग्लिसराइड, ग्लिसरॉल, ये कैसे आए स्ट्रक्चर्स, ये हमने देखे थे। और फिर उसके बाद हमने क्या पढ़ा, इसको अलग अलग टाइप्स के होते हैं लिपिड्स। जो है सिंपल लिपिड्स होते हैं जिसमें ट्रू फैट्स होते हैं और वैक्सेस होते हैं, कॉन्जुगेटेड होते हैं और डेराइव्ड होते हैं। सिंपल लिपिड्स में हमने मोनोडाइट, ट्राइग्लिसराइड के बारे में पढ़ा। फैटी एसिड्स क्या होते हैं, आर ग्रुप से हमने रिप्रेजेंट करा था, वो पढ़ा। स्ट्रक्चर्स हमने देखे थे। मोनोग्लिसराइड में 1 फैटी एसिड 1 ग्लिसरॉल, डाई में 1 ग्लिसरॉल 2 फैटी एसिड, ट्राई में 1 ग्लिसरॉल 3 फैटी एसिड। इनका स्ट्रक्चर बनाया। फिर हमने फैट्स और ऑयल्स में डिफरेंसेस देखे थे। फैटी एसिड्स जो है सैचुरेटेड हो सकते हैं, अनसैचुरेटेड हो सकते हैं, उनके एग्जांपल्स देखे थे हमने। फिर उसके बाद हमने जो है कॉन्जुगेटेड में बात करी। कॉन्जुगेटेड में फॉस्फोलिपिड्स होते हैं, जिसका एग्जांपल हमने लेसिथिन पढ़ा था, जो कि एल्वेलाई के सेल्स प्रोड्यूस करते हैं। डेराइव्ड लिपिड्स हो गया, उसमें जो है कोलेस्ट्रॉल एग्जाम्पल हो गया, उसका स्ट्रक्चर हमने देखा था। तो इस चीज़ों की हमने जो सारी बात करी थी। आज हम आगे डिस्कस करने वाले हैं न्यूक्लिक एसिड्स के बारे में। न्यूक्लिक एसिड्स क्या है हम जो है शॉर्ट में भी डिस्कस करेंगे। आगे पूरा टॉपिक जो है चैप्टर में दिया हुआ है। स्ट्रक्चर्स के बारे में आगे देखेंगे। स्ट्रक्चर कैसे, जो यहाँ पे स्ट्रक्चर दिए हुए हैं ना, कैसे बनते हैं स्ट्रक्चर्स, ये आगे हम बात करेंगे। जो आगे ये वाला टॉपिक दिया हुआ है, इस वाले टॉपिक में हम बात करेंगे इसकी। यहाँ पे ये वाला टॉपिक दिया हुआ है न्यूक्लिक एसिड, इसमें यहाँ पे बात करेंगे। अभी जो है सिर्फ इसके जो है न्यूक्लिक एसिड्स में क्या क्या चीज़ें होती हैं उसके बारे में जानते हैं कि एडेनाइन, गुआनिन, साइटोसिन, ये सारी चीज़ें जो है इसमें क्या क्या जो है पाई जाती हैं, सारी चीज़ें देखते हैं। तो न्यूक्लिक एसिड्स, हमने न्यूक्लिक एसिड को न्यूक्लिक एसिड्स क्यों कहा, क्योंकि ये जो है न्यूक्लिक एसिड हो गया। एसिड क्यों कहा, क्योंकि एसिडिक होते हैं नेचर में ये है। और न्यूक्लिक को क्यों कहा, क्योंकि ये सब जो है सबसे पहले हमने जो है न्यूक्लियस में मिले थे, अभी भी न्यूक्लियस में, तो हमें न्यूक्लियस में मिलते हैं, इसलिए इनको क्या कहते हैं, न्यूक्लिक एसिड। एसिडिक इन नेचर, न्यूक्लियस में मिलते हैं, इसलिए इनको क्या कहते हैं, न्यूक्लिक एसिड जो है कहते हैं इनको। और सबसे पहले जो है ये पस में मिले थे हमें, कहीं भी डेड WPCs होते हैं, जहाँ पे डेड WPCs होते हैं वहाँ पे भी हमें मिले थे। चोट लगने के बाद पस सा बन जाता है, वहाँ पे मिले थे जहाँ पे डेड WPCs होते हैं। तो सबसे पहले हम जो है हमें वहीं पे मिले थे, ये वहाँ पे न्यूक्लियस में। तो ये सारी चीज़ें इसमें हमने जो है इंट्रोडक्शन के बारे में हमने देखा। और न्यूक्लिक एसिड्स के जो है बिल्डिंग ब्लॉक्स क्या होती है, बीबी मतलब बिल्डिंग ब्लॉक्स क्या होते हैं, कौन इनको बनाता है, इनको बनाते हैं न्यूक्लियोटाइड्स बनाती हैं और न्यूक्लियोसाइड्स बनाती हैं। न्यूक्लियोटाइड्स क्या होते हैं, जिनमें जो है शुगर जुड़ा होता है, नाइट्रोजनस बेसेस होते हैं और साथ में जो है फॉस्फेट जुड़ा होता है। शुगर, नाइट्रोजनस बेस और फॉस्फेट ग्रुप जो है जुड़ा होता है, उनको क्या कहेंगे हम, न्यूक्लियोटाइड्स कहेंगे। इनकी बिल्डिंग ब्लॉक्स है जो इनको बनाती हैं न्यूक्लिक एसिड्स को। और जब हम इसको जो हम फॉस्फेट को इससे जो है हटा देंगे, फॉस्फेट को नहीं रखेंगे, जब फॉस्फेट जो है ग्रुप हट जाएगा, सिर्फ शुगर और जो नाइट्रोजनस बेस बच जाएगा, इसे हम क्या कहेंगे, इसे हम क्या कहेंगे, इसे हम कहेंगे न्यूक्लियोसाइड कहेंगे। न्यूक्लियोसाइड, एन एस मतलब न्यूक्लियोसाइड। और न्यूक्लियोटाइड क्या हमने देखा, जिसमें शुगर, नाइट्रोजनस बेस, फॉस्फेट तीनों चीज़ें होती है, न्यूक्लियोसाइड हो गया। और न्यूक्लियोटाइड हो गया हमारे पास जिसमें तीनों चीज़ें होती हैं। और न्यूक्लियोसाइड क्या हो गया, जिसमें शुगर और सिर्फ नाइट्रोजनस बेस पाए जाते हैं, फॉस्फेट नहीं होता उसमें। तो ये कैसे जो है शुगर का स्ट्रक्चर क्या होता है, फॉस्फेट का क्या होता है, इनके बारे में आगे डिस्कस करेंगे। जो मैंने अभी टॉपिक बताया था आपको उसमें डिस्कस करेंगे। अभी जो है थोड़ा सा नाइट्रोजनस बेसिस के बारे में देखते हैं, उनके जो है क्या क्या, उनके अलग अलग जो है आगे हमारे पास क्लासिफिकेशन है, क्या क्या चीज़ें हैं उसमें नाइट्रोजनस बेसिस में, स्ट्रक्चर्स वही अभी दोबारा से कह रहा हूँ, आगे देखेंगे। नाइट्रोजन बेसिस में हमारे पास क्या होते हैं, दो टाइप्स के आते हैं, प्यूरिन्स होते हैं और हमारे पास जो है पायरिमिडीन होते हैं। प्यूरिन्स होती हैं, पायरिमिडीन। इसमें जो है दो चीज़ें आती हैं हमारे पास, प्यूरिन्स होते हैं PURINE, प्यूरिन्स होती हैं, और जो है पायरिमिडीन होती हैं PYRIMIDINE। पायरिमिडीन होता है हमारे पास, प्यूरिन्स और पायरिमिडीन। अब प्यूरिन्स से हमारे पास जो है दो जो है इसके अंदर जो है प्यूरिन्स के अंदर दो चीज़ें आती हैं। एक होते हैं इसमें एडिनिन होता है हमारे पास, जिसको हम A से रिप्रेजेंट करते हैं, और एक होता है ग्वानिन होता है, GUANINE। एडिनिन एंड ग्वानिन होता है हमारे पास। एडेनिन ये देखिए लिखा हुआ है, और ग्वानिन होता है इसमें हमारे पास, A से रिप्रेजेंट करते हैं, G से रिप्रेजेंट करते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास प्यूरिन्स के अंदर क्या होते हैं, एडेनिन हो गया और ग्वानिन हो गया हमारे पास। और पायरिमिडीन की हम बात करें, इसमें हमारे पास जो है साइटोसिन आता है हमारे पास, थाइमीन थाइमीन आता है हमारे पास, एंड यूरेसिल आता है हमारे पास। इसमें ये तीन चीज़ें आती हैं ये। तो प्यूरिन्स में क्या हो गई, एडेनिन एंड ग्वानिन हो गई। पायरिमिडीन में क्या हो गई, साइटोसिन हो गया, और हमारे पास थाइमीन हो गया और यूरेसिल हो गया। ये तो हमने जो है मेन जो है क्राइटेरिया की बात करी कि क्या क्या इसमें मतलब क्लासिफिकेशन होती है, क्या क्या इसके अंदर आती है। नाइट्रोजन बेसिस में मतलब क्या क्या प्रेजेंट होते हैं, मेन हम बात करें नाइट्रोजन बेसिस में प्यूरिन्स होते हैं, पायरिमिडीन। प्यूरिन्स में एडेनिन, ग्वानिन। ये जो एडेनिन और ग्वानिन है ये दोनों में पाई जाती है, एडेनिन, ग्वानिन और साथ में साइटोसिन भी। तो ये इन तीनों की बात करें हम, एडेनिन, ग्वानिन, साइटोसिन, ये तीनों में मतलब दोनों में पाई जाती है। किन दोनों में, DNA और RNA। DNA में भी और RNA दोनों में जो है ये पाई जाती है, DNA भी और RNA में भी।
ये कौन कौन सी, एडेनिन, ग्वानिन एंड साइटोसिन, दोनों में पाई जाती हैं, एडेनिन, ग्वानिन, साइटोसिन। लेकिन हम बात करें थाइमिन की और यूरेसिल की, ये अलग अलग होती हैं। ये थाइमिन जो होता है हमारे पास, दूसरा देख लेते हैं, जो हमारे पास थाइमिन होता है, यहाँ पे लिख देता हूँ, ये सिर्फ किस में पाया जाता है, डीएनए में पाया जाता है थाइमिन। और जो एडेनिन, ग्वानिन, साइटोसिन होता है वो दोनों में पाया जाता है, डीएनए भी आरएनए भी। और थाइमिन हमारे पास सिर्फ डीएनए में पाया जाता है। और यूरेसिल की हम बात करें, यू मतलब यूरेसिल, यूरेसिल सिर्फ आरएनए में पाया जाता है। तो आई आपको क्लियर हुआ होगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। यार आगे जो 12th में आपका एक चैप्टर भी आएगा, मॉलिकुलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस, जो इसमें जो है काफ़ी यूज़ होगा डीएनए, आरएनए और इनका स्ट्रक्चर्स भी, जो भी बायोमॉलिक्यूल्स में अभी हम पढ़ेंगे, तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है 12th के लिए भी। तो इसमें ये उसमें आगे आएगा भी। तो इसमें प्यूरिन्स होते हैं, एडेनिन, ग्वानिन हो गया, पायरिमिडीन में साइटोसिन, और हमारे पास थाइमिन, यूरेसिल हो गया। और उसके बाद एडेनिन, ग्वानिन, साइटोसिन दोनों में पाए जाते हैं, डीएनए, आरएनए। और जो थाइमिन होता है वो सिर्फ डीएनए में पाया जाता है, और यूरेसिल सिर्फ आरएनए में पाया जाता है। सो आई आपको इतना क्लियर हुआ होता है, सारी चीज़ें हमने जो है बात करी यहाँ पे। तो नाइट्रोजनस बेसिस के बारे में हमने बात करी, न्यूक्लियोटाइड, न्यूक्लियोसाइड क्या होते हैं, न्यूक्लिक एसिड को न्यूक्लिक एसिड के हमने क्यों कहा, इसके बारे में हमने बात करी। अब एक यहाँ पे एक टेबल की फॉर्म में हम देखते हैं, ये होते हैं नाइट्रोजनस बेस, लेकिन हम इनको न्यूक्लियोसाइड और न्यूक्लियोटाइड के जो है अलग अलग नाम से जानते हैं। अगर न्यूक्लियोसाइड कहेंगे तो हम एडेनिन का क्या नाम लेंगे, और न्यूक्लियोटाइड कहेंगे तो एडेनिन का क्या नाम लेंगे। और यहाँ पे वही चीज़ें लिख ली, एडिनोसिन, एडिनिन एडिनिन एडिन एडिनिन को हम क्या कहेंगे, एडिनोसिन कहेंगे। कब कहेंगे, कैसे कहेंगे, इसके बारे में देखते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास नाइट्रोजनस बेसिस हो गए। पहले हम देखेंगे न्यूक्लियोसाइड के बारे में, जो कि सिर्फ नाइट्रोजन बेस और शुगर होता है हमारे पास। और न्यूक्लियोटाइड में हम देखें तो इसमें नाइट्रोजनस बेस और हमारे पास शुगर और फॉस्फेट भी, तीनों चीज़ इसमें प्रेजेंट होती है। तो जब नाइट्रोजन बेस हमारे पास एडिनिन होगा तो हम उस वक्त न्यूक्लियोसाइड में क्या कहेंगे, एडिनोसिन कहेंगे, एएस लिख देता हूँ, एडिनोसिन कहेंगे हम इसको। और जब न्यूक्लियोटाइड की बात करेंगे इसे हम क्या कहेंगे, एडिनलिक एसिड कहेंगे, एडिनलिक एसिड कहेंगे। तो यहाँ पे लिखा हुआ है एडिनोसिन, और इसमें हम क्या कहेंगे, एडिनिक एसिड कहेंगे। न्यूक्लियोसाइड में एडिनोसिन कहेंगे, और एडिनलिक एसिड किस में कहेंगे, हम जो है न्यूक्लियोटाइड में कहेंगे। इसी तरह से ग्वानिन को हम क्या कहेंगे, ग्वानिन को हम क्या कहेंगे, उसके बारे में देखते हैं। यहाँ पे ग्वानिन को हम जो है इसमें जो है न्यूक्लियोसाइड में क्या कहेंगे, ग्वानोसिन कहेंगे, ग्वानोसिन, जीएस मतलब ग्वानोसिन कहेंगे। और इसमें ग्वानलिक एसिड कहेंगे, एज इट इज़ ये दोनों, एडिनिन को एडिनोसिन, एडिनलिक एसिड, ग्वानिन को ग्वानोसिन, ग्वानलिक एसिड, ग्वानलिक एसिड हो गया हमारे पास, न्यूक्लियोटाइड में हो गया। और उसके बाद हम नाइट्रोजन बेस में साइटोसिन की बात करें। यहाँ पे एक बार रफ करके देखते हैं दोबारा से। यहाँ पे आगे हम जो है ये न्यूक्लियोसाइड हो गया और ये न्यूक्लियोटाइड हो गया हमारे पास। हमने दो देखे, एडेनिन, ग्वानिन देखी। साइटोसिन की हम बात करें, इसमें कहेंगे सिस्टोसिन तो नहीं कहेंगे, ऐसे हमने उसमें सीन लगा दिया, इसमें तो कोई है नहीं हमारे पास ऐसा। तो इसमें हम क्या कहेंगे, इसको साइटिडीन कहेंगे, साइटिडीन कहेंगे। इसमें हम इसको क्या कहेंगे, साइटिडीन कहेंगे। और इसमें कहेंगे, और इसमें हम क्या कहेंगे, साइटिडिलिक एसिड कहेंगे, साइटिडिलिक एसिड, सी ये मतलब साइटिडिलिक एसिड। यहाँ पे देखिए साइटोडीन, यहाँ पे हो गया साइटिडीन हो गया हमारे पास इसमें न्यूक्लियोसाइड में, और न्यूक्लियोटाइड में साइटिडिलिक एसिड हो गया हमारे पास। ये क्या हो गया, न्यूक्लियोटाइड में हो गया हमारे पास। और नेक्स्ट हम बात करें जो है थाइमिन की बात करें, थाइमिडीन कहेंगे, थाइमिडीन कहेंगे। और इसमें हम क्या, इसको हम क्या कहेंगे, थाइमिडिनिक एसिड, थाइमिडिलिक एसिड कहेंगे, थाइमिडिलिक एसिड कहेंगे यहाँ पे हम इसको। और यहाँ पे थाइमिडिलिक एसिड देखिए लिखा भी हुआ है थाइमिडीन, इसको हम थाइमिडीन को क्या कहेंगे, थाइमिडिलिक एसिड कहेंगे। यूरेसिल लास्ट में देखते हैं, यूरेसिल, इसमें हम न्यूक्लियोटाइड को न्यूक्लियोसाइड में क्या कहेंगे, यूरिडीन कहेंगे, यूरिडीन कहेंगे। और जब न्यूक्लियोटाइड में क्या कहेंगे, यूरिडिलिक एसिड कहेंगे, यूरिडिलिक एसिड कहेंगे। सो आई आपको क्लियर हुआ होगा कि जो नाइट्रोजन बेसिस होते हैं, जो प्रेजेंट होते हैं न्यूक्लिक एसिड के अंदर, एडेनिन, ग्वानिन, साइटोसिन, थाइमिन, यूरेसिल, इनको हम जो है अलग अलग फॉर्म्स, जब न्यूक्लियोसाइड यूज़ करेंगे तो इनको हम किस नाम से जो है बोलेंगे कि हाँ भाई हमारे पास जो है, मान लीजिए जो है ग्वानिन है, वो न्यूक्लियोसाइड है हमारे पास, तो उसमें क्या कहेंगे, ग्वानोसिन कहेंगे। न्यूक्लियोटाइड है तो ग्वानिलिक एसिड कहेंगे। इस तरह से हमने जो है सारी चीज़ें इसमें जो है कवर करी है। तो इनके स्ट्रक्चर्स के बारे में आगे हम न्यूक्लिक एसिड वाले टॉपिक जब पढ़ेंगे आगे आने वाले वीडियोज़ में, तो उसमें इनके स्ट्रक्चर्स देखेंगे। तो अभी ये समझने के लिए हमने जो है समझा है अभी, तो ये क्या होते हैं न्यूक्लिक एसिड्स। लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैव अ नंबर ऑफ कार्बन कंपाउंड्स इन विच हेट्रोसाइक्लिक रिंग्स कैन बी फाउंड। लिविंग ऑर्गेनिज्म के पास जो काफ़ी नंबर ऑफ कार्बन कंपाउंड जो है, जो काफ़ी मात्रा में जो हमारे पास पाए जाते हैं, हमारी ह्यूमन बॉडी में पाए जाते हैं, जो कि हेट्रोसाइक्लिक रिंग्स होती हैं। मतलब अलग अलग उनके साथ जो है ग्रुप जो है जुड़े होते हैं, अलग अलग जो है रिंग्स जो है जुड़ी होती है, एक जैसी नहीं होती है। होमोसाइक्लिक होता है तो मतलब सेम जैसे जो है जुड़ी होती है। मान लीजिए कोई ग्लूकोज हो गया, ग्लूकोज की रिंग ग्लूकोज के साथ जुड़ेगी, आगे ग्लूकोज से जुड़ेंगी, सेम ये होमो हो गया, सेम जुड़ेंगी, सेम साइक्लिक रिंग जुड़ेंगी। लेकिन हिट्रो मतलब अलग अलग जुड़ेंगी, ग्लूकोज के साथ राइबोस जुड़ सकता है और कोई जुड़ जाएगा, तो इस तरह से हिट्रो हो गया। तो हिट्रोसाइक्लिक रिंग्स जो है मिल सकती है। सम ऑफ दीज आर नाइट्रोजनस बेसिस, कुछ नाइट्रोजनस बेसिस हमारे पास जो है पाए जाते हैं।
एडेनिन, ग्वानिन, साइटोसिन, यूरासिल, थाइमिन। ये मैंने आपको बता दिया, ये जो है किस किस में प्रेजेंट होती हैं हमारे पास, ये चीज़ें मैंने आपको बताई। एडेनिन, ग्वानिन और साइटोसिन हमारे पास दोनों में होती है, डीएनए आरएनए। और हमारे पास जो है थाइमिन सिर्फ डीएनए में होती है, और जो है यूरासिल सिर्फ आरएनए में होता है। When found attached to a sugar, they are called nucleosides। जब शुगर से जब ये अटैच होते हैं, साथ में ये नाइट्रोजनस बेसिस तो है ही, शुगर से अटैच होते हैं तो हम क्या कहेंगे, न्यूक्लियोसाइड कहेंगे, न्यूक्लियोसाइड्स कहेंगे। अगर फॉस्फेट ग्रुप भी आ गया, शुगर, नाइट्रोजन बेस और साथ में फॉस्फेट ग्रुप भी आ गया, फॉस्फेट ग्रुप इज ऑल्सो फाउंड एसर्टिफाइड टू द शुगर। इसके बारे में आगे जो स्ट्रक्चर में समझ आएगा इस लाइन का। एसर्टिफाइड टू द शुगर, एसर्टिफाइड मैंने आपको ईस्टर्स का जो है पिछली क्लास में स्ट्रक्चर भी बताया था। जब शुगर के साथ एसर्टिफाइड होंगे, दे आर कॉल्ड न्यूक्लियोटाइड्स, उन्हें हम क्या कहेंगे, न्यूक्लियोटाइड्स कहेंगे। एडिनोसिन, ग्वानोसिन, थाइमिडीन, यूरिडीन एंड साइटिडीन आर न्यूक्लियोसाइड्स। ये सारे क्या हैं, न्यूक्लियोसाइड्स हैं हमारे पास। एडिनोसिन, ग्वानोसिन, थाइमिडीन, यूरिडीन एंड साइटिडीन, ये न्यूक्लियोसाइड्स हैं, मैंने आपको अभी टेबल के थ्रू बताया। और एडिनिलिक एसिड, थाइमिडिलिक एसिड, ग्वानिलिक एसिड, यूरिडिलिक एसिड, साइटिडिलिक एसिड आर न्यूक्लियोटाइड्स। ये क्या सारे क्या हैं, न्यूक्लियोटाइड्स हैं हमारे पास। न्यूक्लियोटाइड्स एक्ट लाइक डीएनए एंड आरएनए कंसिस्ट ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स ओनली। हमारे पास क्या होते हैं, जो न्यूक्लिक एसिड होता है, जो जैसे डीएनए आरएनए, उसमें सिर्फ क्या होते हैं, न्यूक्लियोटाइड्स होते हैं। डीएनए और आरएनए में न्यूक्लियोटाइड्स होते हैं सिर्फ हमारे पास। डीएनए और आरएनए की बात करें, न्यूक्लिक एसिड्स में सिर्फ न्यूक्लियोटाइड्स होते हैं हमारे पास। डीएनए एंड आरएनए फंक्शन एज अ जेनेटिक मटीरियल, जेनेटिक मटीरियल की जो है तरह फंक्शन जो है करते हैं डीएनए आरएनए, एक जनरेशन दूसरे जनरेशन में जो है ट्रांसफर करने के लिए करेक्टर्स को। तो हमने इसकी बात करी, स्ट्रक्चर की आगे हम जो है आगे कवर करेंगे। नेक्स्ट टॉपिक पे हम आते हैं, प्राइमरी एंड सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स जो है क्या होते हैं, इसके बारे में। मेटाबोलाइट्स क्या होते हैं, प्राइमरी सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स हमारे पास जो है क्या होते हैं, इनके बारे में यहाँ पे जो है हमें कवर करना है, ये क्या होते हैं। हमने जो है ये जो है हम कवर करने वाले हैं। तो अभी तक हमने अमीनो एसिड्स पढ़ा, लिपिड्स के बारे में पढ़ा, और हमने न्यूक्लिक एसिड्स के बारे में पढ़ा, ऐश एनालिसिस पढ़ा, केमिकल कॉम्पोजिशन कैसे देखते हैं वो हमने, केमिकल एनालिसिस पढ़ा, ये टॉपिक्स पढ़े। प्राइमरी एंड सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स, तो इनको सबसे पहले हम देखते हैं प्राइमरी सेकेंडरी से पहले मेटाबोलाइट्स होते क्या हैं। मान लीजिए कोई भी यहाँ पे ए सब्सटेंस है, ए आगे जो है बी में कन्वर्ट हो रहा है, ए आगे जो है बी में कन्वर्ट हो रहा है हमारे पास, और बी आगे सी में कन्वर्ट हो रहा है, डी में कन्वर्ट हो रहा है, तो इनको हम क्या कहेंगे, मेटाबोलाइट्स कहेंगे। एम मतलब मेटाबोलाइट्स, तो इनको हम क्या कहेंगे, मेटाबोलाइट्स कहेंगे। और ये जो पूरी रिएक्शन के दौरान हमें जो है फाइनल प्रोडक्ट्स मिले, ए से बी में कन्वर्ट हुए, बी से सी और डी में कन्वर्ट हुए, और जो पूरी जो है आगे रिएक्शन में हमें जो है मिले, इन्हें हम क्या कहेंगे, आगे प्रोडक्ट्स मिले, हमें सी और डी प्रोडक्ट्स मिल गए, इन्हें हम क्या कहेंगे, मेटाबोलाइट्स कहेंगे। और ये पूरी रिएक्शन को कहेंगे मेटाबॉलिक रिएक्शन कहेंगे, इसको हम क्या कहेंगे, पूरी को मेटाबॉलिक रिएक्शन कहेंगे। तो मान लीजिए ए से बी से सी और डी, मान लीजिए हमें कोई फाइनल प्रोडक्ट मिल गया। ये जो प्रोडक्ट फाइनल हमें मिला है, ये सब्सटेंसेस जो इससे मिले हैं हमें, फाइनल प्रोडक्ट जो सब्सटेंसेस जो हमें मिले हैं इससे, इसे हम क्या कहेंगे, मेटाबोलाइट्स कहेंगे। और जो पूरी रिएक्शन के थ्रू हुआ, ए से बी बना, फिर बी से सी डी हमें फाइनल प्रोडक्ट्स मिले, इसे हम क्या कहेंगे, मेटाबॉलिक रिएक्शन कहेंगे पूरी। सो आई आपको क्लियर हुआ होगा मेटाबोलाइट्स जो है क्या होते हैं। अब इसमें क्या होता है, हमारे पास प्राइमरी होते हैं और सेकेंडरी होते हैं। प्राइमरी मेटाबोलाइट्स होते हैं, सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स होते हैं। प्राइमरी मेटाबोलाइट्स क्या होते हैं, वो सब्सटेंसेस होते हैं जो कि ऑर्गेनिजम्स में, हर एक ऑर्गेनिज्म में जो पाए जाते हैं, जिसका डायरेक्टली कंट्रोल होता है हमारी फिजियोलॉजिकल एक्टिविटीज़ पे। कोई भी फिजियोलॉजिकल एक्टिविटी हमारी बॉडी में जो है डायरेक्टली कंट्रोल है इसके ऊपर, कि इसके बिना हमारा काम जो है चल ही नहीं सकता। जैसे क्लोरोफिल हो गया प्लांट्स में, और जो हीमोग्लोबिन का हीम पार्ट होता है, मैंने आपको चैप्टर नंबर 17 में बताया था, हीम पार्ट होता है जिसमें अल्फा बीटा जो है होते हैं, अल्फा बीटा फॉर्म्स होते हैं। तो हीम पार्ट हो गया हीमोग्लोबिन का, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसके बिना कुछ हो ही नहीं सकता। ग्लूकोज हो गया, इसके बिना भी काम नहीं चलेगा। तो डायरेक्टली रोल है इनका फिजियोलॉजिकल प्रोसेसेस में, हमारी बॉडी के जो है डायरेक्टली रोल है इनका, तो इन्हें हम क्या कहेंगे, प्राइमरी मेटाबोलाइट्स कहेंगे। और हम बात करें सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स की, हम जो है बात करें, ये कौन सा सब्सटेंसेस होता है, जो हमारे जो है कुछ सर्टेन प्लांट हो गए, फंगस हो गए, बैक्टीरिया हो गए, फंगस हो गए, कुछ बैक्टीरिया हो गए, कुछ सर्टेन प्लांट्स हो गए, इनमें जो है ये जो है इनके पास जो है डायरेक्ट कंट्रोल जो है हमारी फिजियोलॉजिकल एक्टिविटी में जो है नहीं है, लेकिन इनसे हम जो है बेनिफिशियल जो है हमें जो है ये हो सकते हैं हमारे लिए। डायरेक्ट इनसे जो भी चीज़ें हमें मिलेगी, कुछ प्लांट से जो हमें काफ़ी सारी चीज़ मिलती है, फंगस से हो गई, बैक्टीरिया से हो गई, इनका डायरेक्ट कंट्रोल तो हमारी ह्यूमन फिजियोलॉजी जो हमारी ह्यूमन फिजियोलॉजी मतलब हमारी फिजियोलॉजी में जो हमारी बॉडी में फंक्शन चल रहे हैं, उस पर डायरेक्टली कंट्रोल तो नहीं है कि हमें हाँ भाई चाहिए तो चाहिए ये काम करने के लिए, बट ये जो है बेनिफिशियल हो सकते हैं हमारे लिए, बट कैन बी बेनिफिशियल टू अस, ये हमारे लिए बेनिफिशियल जो है हो सकते हैं सेकेंडरी। इनमें क्या कहेंगे, सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स कहेंगे। प्राइमरी रोल जो है मेन जो है रोल प्ले करें, हम इंपॉर्टेंट होते हैं काफ़ी। सेकेंडरी जो है थोड़ा कम रोल प्ले करे, लेकिन बेनिफिशियल जो हमारे लिए हो सकते हैं, हमारी बॉडी में आएंगे तो हमारी बॉडी में हम कंज्यूम करेंगे तो हमारे लिए बेनिफिशियल होंगे, नुकसान नहीं होंगे। तो आई आपको क्लियर हुआ होगा प्राइमरी मेटाबोलाइट्स क्या होते हैं, सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स क्या होते हैं। तो इनके एग्जांपल्स हो गया, एल्कलॉइड्स हो गया, फ्लेविनॉइड्स हो गया, हमारे पास रबर हो गए, एंटीबायोटिक्स हो गई, तो ये सारी चीज़ें हो गई। तो आई आपको क्लियर हुआ होगा ये सारी चीज़ें।
The most exciting aspect of chemistry deals with isolating thousands of compounds, small and big, from living organisms, determining their structure and if possible synthesizing them. तो सबसे मेन जो एक्साइटिंग एस्पेक्ट क्या होता है केमिस्ट्री का, जिसको हम डील करते हैं अलग अलग चीज़ें को जो आइसोलेट करना, मतलब कोई थाउजेंड्स ऑफ कंपाउंड्स हम जो है बनाना, हम जो है बना सके थाउजेंड्स कंपाउंड को आइसोलेट कर सके, कहीं से निकाल सके हम जो है ज़मीन से, कहीं से भी, कोई बड़े हो या छोटे हो, कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म से हो सके तो उनको जो हम स्ट्रक्चर भी, हम उनका जो है स्ट्रक्चर देखें उनका, और हो सका तो हम भी उन्हें जो है बनाने की कोशिश करें, तो ये इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है. If one were to make list of biomolecules, such a list would have thousands of organic compounds including amino acids, sugar, etc. अगर कोई लिस्ट बनाए बायोमोलिक्यूल्स की, थाउजेंड्स ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हमारी बॉडी में मिल जाएंगे, जिसमें हमारे पास क्या होंगे, अमीनो एसिड्स भी हो सकते हैं, शुगर्स भी हो सकते हैं, एक्सेट्रा. फॉर रीजंस दैट आर गिवन इन सेक्शन 9.10. इन रीजंस के लिए जो कि सेक्शन 9.10 हमारे पास जो सेक्शन नंबर 9.10 में जो है दिए हुए हैं, आगे देखते हैं. वी कैन कॉल दिस बायोमोलिक्यूल्स एज मेटाबोलाइट्स. इन्हें हम क्या कहेंगे, मेटाबोलाइट्स. तो आगे सेक्शन नंबर 9.10 में इसके बारे में एक और जो है हमें आगे टॉपिक पढ़ना, तो यहाँ पे वही दिया हुआ है. तो इन बायोमोलिक्यूल्स को हम क्या कह सकते हैं, मेटाबोलाइट्स कह सकते हैं. In animal tissue, one notices the presence of all such categories compounds shown figure 9.1. एनिमल टिश्यूज़ की हम बात करें, हर एक जो है सारी चीज़ें जो है सारी जो है ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की कैटेगरीज हम जो है देख सकते हैं, जो कि फिगर 9.1 में दिखाया हुआ है. मैंने आपको जो है यहाँ पे इस तरह से फिगर 9.1 में दिखाया हुआ है. ग्लूकोज हो गया, राइबोस हो गया, अमीनो एसिड्स में ग्लाइसिन, एलिन, सिटीन हो गई, हमारे पास फैट्स ऑयल्स में जो है ग्लिसरॉल हो गया, हमारे पास फॉस्फोलिपिड हो गया जिसमें लेसिथिन होता है, ट्राइग्लिसराइड्स हो गए, कोलेस्ट्रॉल हो गया, पाल्मेटिक एसिड हो गए, और हमारे पास जो है कुछ क्या होते हैं, न्यूक्लियोटाइड्स, न्यूक्लियोसाइड्स, नाइट्रोजनस बेसेस होते हैं, हमारे पास जो है यूरिडीन होते हैं, एडिनोसिन होते हैं, एडनिन, ग्वानिन, साइटोसिन, ये सारी चीज़ें तो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं जो कि हर एक जो है एनिमल टिश्यूज़ में मिलते हैं. तो जो मिलते हैं डायरेक्टली कंट्रोल हमारी बॉडी पे होते हैं, इन्हें हम क्या कहेंगे, प्राइमरी मेटाबोलाइट्स. दीज आर कॉल्ड प्राइमरी मेटाबोलाइट्स. डायरेक्टली जो है रोल होता है हमारी बॉडी की फंक्शनिंग मेन में, इनका जो रोल होता है. नेक्स्ट हम बात करें, एक यहाँ पे देखिए टेबल भी दी हुई है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है टेबल, काफ़ी इंपॉर्टेंट. ये क्या टेबल, इस चैप्टर में जो भी टेबल आगे काफ़ी सारी जो हमने दो टेबल डिस्कस कर भी ली हमने प्रीवियस वीडियोज़ में, और आगे देखिए एक और जो है टेबल आ गई है. ये जो सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स के जो एग्जाम्पल दिए हुए भी पढ़ेंगे, सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स एनसीईआरटी से भी इनके एग्जाम्पल दिए हुए हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये टेबल. और इससे जो अभी नीट 2021 में या 2022 में भी क्वेश्चन भी आया हुआ है, 2022 में इससे जो क्वेश्चन भी आया हुआ है, नीट 2022 में भी क्वेश्चन आया हुआ है जो है इस टेबल से, काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये. तो इस टेबल से क्वेश्चन भी आया हुआ है. तो इसको आपको जो है पिगमेंट्स, कोई भी आपको मैज फॉलोइंग देंगे, कहेंगे कि पिगमेंट्स में क्या क्या आते हैं, कैरोटीनॉइड्स, एंथोसाइनिन होते हैं, एल्कलॉइड्स में मॉर्फिन, कोडीन होते हैं, टर्पिनॉइड्स में मोनोटर्पिन्स, डाइटर्पिन्स, एसेंशियल ऑयल्स में क्या होते हैं, लेमन ग्रास ऑयल होता है हमारे पास, टॉक्सिन्स में क्या होते हैं, एब्रिन, रिसिन. डायरेक्टली आपको याद करनी है, जो एक तरह से क्रैमिंग करनी है इसके, आप कह सकते हैं, मतलब आपको याद होनी चाहिए. टेबल काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसमें चैप्टर में जो भी टेबल इंपॉर्टेंट है काफ़ी इंपॉर्टेंट है वो, और सारी टेबल आपको करनी है. सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स हैं सारे. टॉक्सिन्स में एब्रिन, रिसिन हो गया, लेसिथिन्स, लैक्टिन्स में लेसिटिन नहीं, लैक्टिन्स में हमारे कॉनकावैलिन ए होता है हमारे पास. ड्रग्स में विनब्लास्टिन, कर्क्यूमिन होता है. पॉलीमरिक सब्सटेंस होते हैं कुछ, रबर, गम्स एंड सेलुलोज. तो सारे जो एग्जाम्पल्स हैं सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स के जो आपको याद करने हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये. तो आगे हम जो सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स की यहाँ पे जो है बात करें, वो क्या होते हैं. However, when one analyzes plant, fungal and microbial cells, one would see thousands of compounds other than these. इनसे अलावा कोई हमारे जो है अलग अलग कंपाउंड्स जो है दिख सकते हैं, जो कि डायरेक्टली कंट्रोल नहीं है हमारी फिजियोलॉजिकल एक्टिविटीज में, बट बेनिफिशियल हो सकते हैं हमारे लिए, ह्यूमन बॉडी के लिए. दिस आर कल मेटाबोल प्राइमरी मेटाबोलाइट्स. इन्हें हम क्या कहेंगे, प्राइमरी मेटाबोलाइट्स जो है कहेंगे. एग्जाम्पल एल्कलॉइड, ये जो हम प्राइमरी मेटाबोलाइट्स कह रहे हैं, वन फूड सी प्लांट को एनालाइज करें, साइंस क्या है, जो है प्राइमरी मेटाबोलाइट्स हो गए. इनसे अलावा जो हमें भी दिखेंगे, इन्हें हम क्या कहेंगे, प्राइमरी मेटाबोलाइट्स जो हम कहेंगे. और यहाँ पे एग्जांपल ये इसके नहीं दिए हुए हैं प्राइमरी मेटाबोलाइट्स के, यहाँ आप कंफ्यूज हो जाए. सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स एग्जांपल एल्कलॉइड्स, फ्लेविनॉइड्स, रबर, एसेंशियल ऑयल्स, एंटीबायोटिक्स, कलर्ड पिगमेंट्स, स्केंट, गम, स्पाइसेस एक्सेट्रा. दीज आर कॉल्ड सेकेंडरी मेटाबोलाइट. हम क्या कहेंगे, सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स कहेंगे. जो एग्जांपल है ये सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स क्या है, जो यहाँ से लेके सारे एग्जांपल्स. While primary metabolites have identifiable function and plays non-role in normal physiological processes, we do not at the moment understand the role of functions of all secondary metabolite in host organisms. तो जो है क्या होता है, प्राइमरी मेटाबोलाइट्स में सारे फंक्शन आइडेंटिफिबल है, काफ़ी इंपॉर्टेंट जो है रोल प्ले करते हैं हमारी फिजियोलॉजिकल जो है फंक्शंस में, उन बॉडीज़ में. सिमिलरली however many of them are useful to human welfare. ह्यूमन वेलफेयर से काफ़ी यूज़फुल है. जो एग्जांपल यहाँ पे भी दिए हुए, यहाँ पे दे रखे हैं, रबर, ड्रग्स ऊपर भी दिए हुए थे, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे दिए हुए थे, यहाँ पे देखिए दिए हुए ये सारे रबर, ड्रग्स, स्पाइसेस, कैंट्स एंड पिगमेंट्स होते हैं. सम सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स हैव इकोलॉजिकल इंपॉर्टेंस. कुछ सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स जो है इकोलॉजिकल इंपॉर्टेंस भी जो है कुछ होती है.
तो काफ़ी इंपॉर्टेंट लाइन है। एज इट इज़ जो है ट्रू फॉल्स में जो है आ सकती है, या फिर स्टेटमेंट 1 2 दे देंगे, उसमें ये भी स्टेटमेंट डाल देंगे और कोई और दूसरी डाल देंगे। तो लिख देंगे कि सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स ऑल्सो हैव इकोलॉजिकल इंपॉर्टेंस, तो वो जो है स्टेटमेंट ट्रू हो जाएगी। काफ़ी इंपॉर्टेंट लाइन है, इसको याद रखिएगा, क्वेश्चन बन भी सकता है इससे। इन लेटर लेटर चैप्टर्स एंड ईयर्स यू विल मोर अबाउट दिस, तो आगे चैप्टर्स में और जो ईयर्स में जो है इसके आगे आगे आप जैसे पढ़ते रहेंगे तो ज़्यादा डिस्कस करेंगे इनके बारे में। सो आई होप आपको क्लियर हुआ होगा। तो आज हमने किसके बारे में बात करी, हम न्यूक्लिक एसिड्स के बारे में बात करी, इसमें कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स की बात करी हमने, अलग अलग चीज़ों की बारे में बात करी, प्यूरिन पाइरिमिडीन क्या होते हैं उनमें अलग अलग स्ट्रक्चर्स की बात करी हमने। और यहाँ पे जो हमने प्राइमरी या सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स की जो हम इसके बारे में बात करेंगे। तो आज इस वीडियो में इतना ही पढ़ेंगे। नेक्स्ट वीडियो में आगे हम जो बाय मैक्रोमोलिक्यूल्स के बारे में बात करेंगे। जो हमने पहला टॉपिक पढ़ा था इस चैप्टर में कि इसमें रिटर्नटेट फिल्ट्रेट ये चीज़ें होती हैं, तो इसमें जो हमारे पास जो है चीज़ें कौन सी छन के आती है कौन सी नहीं छनती है, माइक्रोमोलिक्यूल मैक्रोमोलिक्यूल हम उनको कहते हैं। तो वो सारी चीज़ें यहाँ पे उनके एग्जाम्पल यहाँ पे पढ़ेंगे। तो एनसीईआरटी में ऐसे आगे पीछे से थोड़ा सा दिया हुआ है, बट आपको भी एडजस्ट थोड़ा सा कर लीजिए। तो यहाँ पे जो उनके बारे में बात जो है करेंगे, आप रिवाइज कर लीजिएगा उनको। तो हम जो है बायो मैक्रोमोलिक्यूल्स के मैक्रोमोलिक्यूल या फिर बायो मैक्रोमोलिक्यूल्स और माइक्रोमोलिक्यूल्स के बारे में बात करेंगे। और एक एक्सेप्शन है लिपिड्स के बारे में, जो मैंने आपको उस वीडियो में बताया था फर्स्ट वीडियो में, कि जब ये वाला टॉपिक हम कर रहे थे ऊपर जो है मैंने आपको दिखाया, उसके बारे में एक्सेप्शन पढ़ेंगे। काफ़ी इंपॉर्टेंट है एक्सेप्शन, क्वेश्चन आ सकता है डायरेक्टली नीट में। तो इनके बारे में बात करेंगे। यहाँ पे देखिए टेबल एक और दिया आपको, ये रही टेबल। तो ये टेबल जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट है इसमें। तो टेबल आपको जो है जैसे जैसे चैप्टर करेंगे आपको याद भी होती जाएंगी और समझ भी आती जाएंगी। सो आई आपको क्लियर हुआ होगा। नेक्स्ट वीडियो में बायो मैक्रोमोलिक्यूल्स के बारे में बात करेंगे। सो अगर आपकी वीडियो अच्छी लगी हो, वीडियो को लाइक कीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और मुझे कमेंट करके बताइएगा आपको वीडियो कैसी लगी। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। सो आई आपको क्लियर हो गया होगा सारा।